नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। मैं प्रज्ञा सक्सेना लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस ऑफ द डे। हम यहाँ डेली मिलते हैं, डेली यहाँ क्लास हमारी होती है। हम यहाँ पढ़ते हैं हमारे साइंस के जो सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास भी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए होगी, अलॉन्ग विद हमारे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो 2024 का एग्जाम होने वाला है, इसका भी जो साइंस सेक्शन है वो हम कवर करेंगे हमारे डेली के सेशंस में। तो पहले एक जरूरी न्यूज मैं आपको बता दूं इस क्रम में। देखिए यहाँ विजिबल होगा आप सभी के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, दैट इज बैंकिंग ड्रीम्स का जो टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डू विजिट आवर चैनल। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो भी सेशंस होंगे उनकी फर्दर पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप रिवाइज कर सके, रिवीजन करना आपके लिए इजी हो सके। आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा समझाए गए क्वेश्चंस में अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है, कोई क्वेरी है, तो आप आइए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाए। एंड डू विजिट द वेबसाइट ऑफ बैंकिंग ड्रीम्स। इसी के साथ साथ हमारी बैंकिंग ड्रीम्स ने अपना एक नया ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। उस ऐप में आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यू के प्रॉपर सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली के नोट्स आएंगे और ये सारा ही मटेरियल आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। यूट्यूब की हिस्ट्री में दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो भी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सब निःशुल्क है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम, होपिंग फॉर एवरीवन्स बेटरमेंट, आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं पहला सवाल हमारा आज हमसे क्या पूछ रहा है। पहला सवाल है हमारा, भूमि से टकराकर फुटबॉल गेम ऊपर उछलती है क्योंकि ऑप्शन ए यह रबड़ की बनी होती है, ऑप्शन बी यह खोखली होती है, यह हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है, या ऑप्शन डी ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गण के कारण होता है। देखते हैं यहाँ सही जवाब हमारा क्या है। यहाँ हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, जो कि है ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गण के कारण होता है। मैं आपको बताती हूँ प्रत्यास्थ गण क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी एक फुटबॉल फुटबॉल की जो गेंद होती है हमारी, इस फुटबॉल गेम खेलने के दौरान एक फुटबॉल तब उछलती है जब वह अपनी लोच के गुण के कारण जमीन पर गिरती है। अपने लोच के गुण के कारण जमीन पर गिरती है। जब गेंद जमीन से टकराती है तब वह क्या महसूस करती है? गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस गेंद पे और अन्य बलों का भी अनुभव किया जाता है गेंद के द्वारा। इन सब बलों के कारण ही आकार विकृत हो जाता है गेंद का, और अपने आकार को वापस बनाए रखने के लिए रबड़ की लोचदार प्रकृति समान मात्रा में बल लगाती है। और यही कारण है कि इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले जो बल हैं, फोर्स है, इनके कारण ही जो फुटबॉल की गेंद है ये वापस ऊपर की ओर उछलती है। देखिए लोच क्या होता है, जब भी कोई ठोस सामग्री होती है, लोच लोच यहाँ दिया गया है। लोच जो है ठोस सामग्रियों का एक ऐसा गुण होता है जो कि विकृत बलों को हटा दिए जाने के बाद अपनी आकृति और माप में वापस लाने का कार्य करता है उन ठोस सामग्रियों को। ठीक है, यहाँ हमने बात कर ली कि लोच क्या होता है। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाता है कि लोच क्या होता है तो आपको ये भी पता है। और फिर बात तो फर्स्ट क्वेश्चन में हो रही थी कि भूमि से टकराकर हमारी फुटबॉल की जो गेंद होती है ये ऊपर की तरफ क्यों उछल जाती है वापस। ठीक है, क्लियर है ना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्ताकार एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में, यहाँ बात हो रही है सेंटर की, जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद को गर्म करने से छेद का विकास। हमसे यह पूछा जाता है कि अगर आप एक धातु की प्लेट ले लें, ठीक है, इसका जो सेंटर है, जो केंद्र है इसका, अगर आप इसको गर्म करते हैं तो छेद क्या होता है? छेद विकसित होगा, छेद कम हो जाएगा, क्या होगा? या छेद पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ हमारे पास ऑप्शन से कम कम हो जाएगा, अरे पर अपरिवर्तनीय रहेगा, बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा और तत्पश्चात कम हो जाएगा। देखते हैं यहाँ सही जवाब हमारा क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बढ़ जाएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी अगर धातु है उसे अगर आप गर्म करते हैं, उसको गर्मी आप प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में वह फैल जाती है और यही कारण है कि छेद भी विकसित हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फैल जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांच के फ्लास्क में भारी द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? मानिए आपने कांच के फ्लास्क में
कोई भारी द्रव ले लिया, भारी द्रव का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ऐसा कोई द्रव ले लिया, उसको आप गर्म कर रहे हैं, उसके द्रव्यमान को आप बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। द्रव का घनत्व अपरिवर्तनीय रहेगा, द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा, फ्लास्क में द्रव का ताल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा, या फिर फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ कर देगा, ऊपर की ओर जाना प्रारंभ कर देगा। यहाँ सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी। मतलब फ्लास्क को, जब आप फ्लास्क में जो आपका द्रव है, जब आप उसको गर्म कर रहे हैं, उसके द्रव्यमान को बढ़ा रहे हैं, ऐसे में द्रव का जो तल होगा वो पहले नीचे जाएगा, कम होगा, तत्पश्चात वह दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये किसके कारण होता है? ऐसा होता है आयतन के कारण, आयतन के कारण। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने ये फ्लास्क लिया कांच का, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, अब आप इसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, जब इसे गर्मी आप देना शुरू करेंगे ना, तो पहले जो फ्लास्क है, जो फ्लास्क है हमारा, उसका आयतन बढ़ेगा। अब फ्लास्क का आयतन बढ़ने के कारण द्रव पे इफेक्ट नहीं आ पाएगा उस गर्मी का तुरंत, तो फ्लास्क का आयतन बढ़ने के तत्पश्चात द्रव का आयतन, आपको द्रव का जो तल है वो नीचे गिरता हुआ दिखेगा। जब कोई चीज बढ़ेगी तो उसके अंदर का सामान नीचे गिरता हुआ, कम होता हुआ प्रतीत होगा आपको। और जैसे ही फ्लास्क अपने निश्चित आयतन पे दोबारा पहुंचेगा, द्रव की जो तल है, द्रव का जो तल है वो आपको ऐसा महसूस होगा देखने में जैसे कि बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जल भर बीकर में बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, बर्फ का एक टुकड़ा है जो एक जल भरे हुए बीकर में तैर रहा है, और बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा? मानिए कोई आपका बीकर है, यहाँ जल है, इसमें कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, अब ये अभी तो तैर रहा है, जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो बीकर में जल का तल क्या रहेगा? ऊपर उठ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पूर्ववत बना रहेगा, या फिर ऑप्शन डी, पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा। देखिए हर जगह यही एक फिनोमिना हमारा नहीं लगता, हर जगह आयतन का फिनोमिना इसी तरीके से काम नहीं करता कि पहले उठेगा फिर गिर जाएगा, या पहले गिरेगा फिर उठ जाएगा। देख लेते हैं सही जवाब, यहाँ सही जवाब है पूर्ववत बना रहेगा। देखिए अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस में चले जाएंगे तो इस सवाल आप गलत लगा कर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यही सोचेंगे ना कि पानी तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब ऐसे में अगर बर्फ पिघली तो पानी का स्तर तो बढ़ जाना चाहिए, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा, यह पूर्ववत बना रहेगा। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ, यहाँ आपका आयतन नहीं कार्य करेगा, यहाँ कार्य करती है घनत्व। घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। इसका सिंबल मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी की तुलना में कम होता है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि बर्फ का टुकड़ा पानी पे तैर क्यों रहा है? इसका कारण है कि बर्फ का जो घनत्व होता है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि बर्फ तैरती है पानी पे। और घनत्व का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लिख दूं, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान पर वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा घनत्व का, जिसमें कैपिटल एम क्या है? द्रव्यमान, और कैपिटल वी क्या है? वॉल्यूम। ये तो बात हो गई किसकी? घनत्व की। अब आता है, चूंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी की तुलना में कम है, इसलिए वह पानी पे तैरता है, ये हमें पता है। पर पूर्ववत क्यों बना रहेगा? पानी का तल बढ़ेगा या घटेगा क्यों नहीं? देखिए जैसे कि बर्फ का घनत्व पानी से कम है, वैसे ही बर्फ की उसी मात्रा को, जो बर्फ का द्रव्यमान है, बर्फ का, मैं लिखती जा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे समझना, बर्फ का जो द्रव्यमान है उसका आयतन पानी की तुलना में अधिक होगा, और इसी आयतन के अधिक होने के कारण जो तल रहेगा जल का वह सेम रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का आप चेंज होता हुआ नहीं देखेंगे, वो पूर्ववत बना रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी झील की बर्फ जमीन सतह पर ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ के संपर्क की जल सतह का ताप क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, या फिर -7.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमारा सही जवाब है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज का, ये हमारे लास्ट जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का उसमें भी पूछा गया था कि बर्फ, अगर किसी झील की सतह पर बर्फ जमी हुई है, ये पानी है, ये ऊपर साफ मोटी एक लेयर जमी हुई है बर्फ की,
तो ऐसा क्यों होता है कि अंदर जो मछलियां हैं, जितनी भी मछलियां हैं वो जीवित क्यों रह जाती हैं? नीचे भी बर्फ जम जानी चाहिए, मछलियों को मर जाना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। मछलियां नियत तापी जीव है, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। ऑप्शन सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। या फिर ऑप्शन डी, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। यहाँ सही जवाब है हमारा, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। और ऐसा क्यों होता है? जब ऊपर जल अपना जम चुका, बर्फ में परिवर्तित हो चुका है, तो ऐसा क्यों है कि उसकी तली में पानी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब पानी बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता है। देखिए, बर्फ हमारा गर्मी का कुचालक होता है। बर्फ क्या होता है? गर्मी का कुचालक होता है। और गर्मी के कुचालक होने के कारण ही नदी या झील के जो ऊपर की बर्फ होती है, मतलब जो तल तक का पूरा पानी होता है, वह जम जा ऊपर का पानी जम जाता है, परंतु जो तल तक का पानी होता है, तली का, वह कभी भी नहीं जमता और मछलियां जीवित रह जाती हैं। अगर वहां पर बर्फ की परत ना पड़े, जैसे झील के ऊपर अगर बर्फ की परत ना पड़े, तो पानी इतना अधिक ठंडा हो जाएगा दोस्तों, जिससे पानी में जितने भी जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, या सर्दी के कारण जितने भी जीव जंतु प्रेजेंट है, वो सभी मर जाएंगे। और बर्फ की परत उनके लिए एक वरदान का काम करती है, आप इतना कह सकते हैं। ठीक है, तापमान सामान्य बना रहता है इसी बर्फ की परत के कारण, तली का, जिसके कारण मछलियां और जलीय जीव जीवित रह पाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाए? अगर जल का टेम्परेचर है आपका 8 डिग्री सेल्सियस, आप उसको उठाकर ले गए 0 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जल का आयतन समान रूप से कम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और तब बढ़ता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और तब बढ़ता है। चलिए, यहाँ सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और फिर बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चंस को गलत होने का, ऐसे क्वेश्चंस में गलत होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शंस रिजेम्बलिंग लग रहे हैं, यहाँ दोनों ऑप्शंस रिजेम्बलिंग लग रहे हैं। अगर आपने गलती से आयतन की जगह घनत्व पढ़ लिया, तो आप डी ऑप्शन टिक कराएंगे। तो ध्यान से पढ़ना होता है इसमें के सवालों को। यहाँ सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा पानी का घनत्व होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसीलिए पानी का जो विशिष्ट आयतन होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। जो आयतन है, विशिष्ट आयतन है पानी का, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। क्यों? क्योंकि जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर, वह अधिकतम होता है। इसलिए जब भी पानी को आप 4 डिग्री सेल्सियस से उठा 8 डिग्री सेल्सियस से उठाकर 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर ला देंगे, तो पानी का घनत्व बढ़ता जाएगा। और इसका ये परिणाम निकलेगा दोस्तों, कि पानी का जो आयतन है वह कम होगा और न्यूनतम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही जवाब है कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और तब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। यहाँ आएगा द्रव्य। ठीक है, पार्डन फॉर दिस। निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? जल, पारा, ईंधन या फिर अल्कोहल? सही जवाब है हमारा पारा। निम्नलिखित जितने भी द्रव हैं, उसमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा। अब ऐसा क्यों है, जान लेते हैं। देखिए, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ में से एक का नाम आ जाता है पारा। यहाँ सभी जल तरल है हमारा, पारा तरल तरल है, अल्कोहल हमारा तरल है, या कोई भी आप ईंधन ले लें जो कि तरल है, जैसे आप एलपीजी ले लीजिए मानिए। ठीक है, तरल होती है जब ये सिलेंडर में भरी हुई होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ हमारा सही जवाब आता है पारा। तो बात कर लेते हैं पारा की। तरल पदार्थों के बीच जो ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, वह कहलाता है पारा। इसका प्रतीक होता है Hg। ठीक है, पारा का ग्रीक नाम क्या है? हाइड्रार ग्राम। ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पारा को किस ग्रीक नाम से जाना जाता है। पारा का ग्रीक नाम क्या है? तो पारा का ग्रीक नाम है हाइड्रायर ग्राम। ठीक है, जहां से इसका प्रतीक लिया गया है Hg। Hg प्रतीक भी यहीं से बना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, परमाणु संख्या क्या होती है पारा की? 80। परमाणु संख्या होती है पारा की 80, 80। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है पारा का? 200 U। ठीक, गलनांक होता है -38 डिग्री सेल्सियस।
क्वथनांक होता है पारा का 356.7 डिग्री सेल्सियस। ये बात हुई है गलनांक की। नेक्स्ट हमारा है कथनांक। और कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में अर्थात 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर मौजूद रहने वाला एकमात्र धातु तत्व है हमारा पारा। इसे तरल चांदी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पारे को तरल चांदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पारा जो होता है ये कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा द्रव्य है जो कमरे के तापमान पे, जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, इस टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ सही जवाब होगा तारा। और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। कितना तापमान होता है? रूम टेम्परेचर कितना होता है पारे का? दैट इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। इस यही कारण है कि हम इसे तरल चांदी के नाम से भी जानते हैं। पारे को तरल चांदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। हम सभी के घरों में होते हैं थर्मामीटर। पारे का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर में और यह तापमान में मामूली बदलाव को रिकॉर्ड कर सकता है। यही कारण है कि इसे थर्मामीटर में प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, इसमें मैं एक एडिशनल पॉइंट अगर आपको बता दूं तो ठोस जितने भी होते हैं ना, ये आमतौर पर गर्मी के बहुत अच्छे संवाहक होते हैं। चांदी, ये सवाल पूछा जाता है कि चांदी और तांबा, चांदी और तांबा गर्मी और बिजली दोनों के उत्कृष्ट संवाहक हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शंस दे दी जाए, आपसे पूछा जाए कि इसमें से गर्मी का उत्कृष्ट संवाहक कौन है, तो यहाँ हमारे पास सही जवाब है चांदी और तांबा। ये दोनों होते हैं हमारे उत्कृष्ट संवाहक गर्मी के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पायरेक्स के बने ग्लास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है, क्योंकि पायरेक्स मजबूत पदार्थ है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है, ऊष्मा का सुचालक है, या फिर ऑप्शन डी बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। यहाँ हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। देखिए, कांच क्यों चटक जाता है? क्योंकि जब आप कांच को गर्म करते हैं तब वह कांच के ग्लास प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है, उसके अणु आपस में दूर भागते हैं। यही कारण है कि कांच का गिलास गर्म पानी अगर आप उसमें खौलता हुआ पानी डाल देंगे तो उसके चटकने के चांसेस होते हैं। लेकिन पायरेक्स से बना हुआ जो गिलास होता है वह कभी भी गर्म करने पर नहीं चटकता। क्यों? क्योंकि गर्म करने उपरांत वह प्रसारित नहीं होता है पायरेक्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेफ्रिजरेटर का प्रति फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। रेफ्रिजरेटर का प्रति फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। क्यों? जिससे वह रेफ्रिजरेटर के नीचे लगे कंप्रेसर से दूर रहे, क्योंकि ऐसा सुविधाजनक है, जिससे वह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। ऐसा करने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता है। यहाँ हमारे पास सही जवाब है ऑप्शन सी, जिससे वह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है? ये तो हमें पता चल गया कि रेफ्रिजरेटर का जो प्रति फ्रीजर है उससे सबसे ऊपर लगा दिया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि वह संवहन धारा के जो समुचित प्रवाह है उसे भीतर के जितने भी एरिया है, अंदर के जितने भी एरिया है, भीतरी भाग को रेगुलरली ठंडा कर सके। पर ये जो पूरा सेटअप है किस फिनोमेना पे वर्क करता है? तो देखिए, रेफ्रिजरेटर की ठंडक का स्रोत होता है फ्रीजर। हम सभी को पता है, जहां यह बात हो रही है फ्रीजर की, यह रेफ्रिजरेटर की ठंडक का स्रोत होता है। जब भी फ्रीजर को ऊपर रखा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे जितनी भी ठंडी हवा निकलती है ना, वो नीचे की गर्म हवा की तुलना में सघन होती है। ठीक, इसलिए ठंडी हवा घनी होने के कारण नीचे बैठ जाती है, ठंडी हवा नीचे बैठती जाती है, और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर आ जाती है। और जैसे ही गर्म हवा ऊपर आती है वह तुरंत ठंडी कर दी जाती है फ्रीजर में। ठीक है, फ्रीजर के द्वारा ठंडी कर दी जाती है, और यही पूरा फिनोमेना, यही पूरा साइकिल, यही सर्कल काम करता है हमारे फ्रिज में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? जब उनका परासरण दाब समान हो, उनकी सांद्रता बराबर हो, उनमें एक ही विलय खुले हो, उनका वाष्प दाब समान हो। यहाँ सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज उनका परासरण दाब समान हो। दो विलयनों को आइसोटोनिक ऐसी स्थिति में कहा जाता है जब उनका परासरण दाब समान हो। देखिए, परासरण को रोकने के लिए जो आवश्यक बाह्य दाब की मात्रा होती है इसे हम कहते हैं परासरण दाब। समझाती हूँ, हम इसे ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। किसे? परासरण दाब को। देखिए, परासरण जो होता है इसे रोकने के लिए जो आवश्यक नीडेड बाहर की तरफ से जितनी भी मात्रा में
दाब लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, इसे हम कहते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी भी विलयन का परासरण दाब विलायक में उपस्थित विलय के अणुओं की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि जब भी दो विलयन है, इन्हें आप आइसोटोनिक कब कहेंगे, जब उनका परासरण दाब मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दो आपके पास विलयन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, अब वो क्या कहलाएंगे, तो यहाँ पे आप करेक्ट टिक लगा कर आएंगे, इन्हें हम आइसोटोप के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है, तरल, गैसीय, ठोस या फिर विलयन। यहाँ सही जवाब है हमारा तरल। जो भी गैस प्रेजेंट होती है हमारे सिलेंडरों में, मोस्टली लोग सोचते होंगे कि ये गैस गैस करते रहते हैं तो ये गैस की फॉर्म में होती होगी, गैसियस अपनी फॉर्म में होती होगी, पर ऐसा नहीं है। जितनी भी गैस होती है यह तरल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तरल अवस्था में प्रेजेंट होती है, जितने भी हमारे घर के गैस के सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, देखिए रसोई, इसमें कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रसोई घर को एलपीजी, ठीक है, रसोई घर में जितना भी हमारे सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, एलपीजी भरी जाती है, जिसे हम कहते हैं द्रववित द्रववित पेट्रोलियम द्रववित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द्रवित को इंग्लिश में कहा जाता है लिक्विफाइड, इसे इस गैस के नाम से भी जाना जाता है। और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ये जो हमारी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है जिसका मैंने नाम लिखा द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका कलर क्या होता है, ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, कोई भी इसमें गंध नहीं आती है, स्मेल नहीं होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है तथा तरल अवस्था में प्रेजेंट होती है, और ये आसानी से गैस में वाष्पित हो जाती है। होती तरल अवस्था में है पर वाष्पित होने के बाद ये जलने जलने की अवस्था में जब ये गैस आती है तभी वाष्पित हो चुकी होती है। और हमारी एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका मिक्सचर होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारी होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर। एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और 3 एलपीजी गैसों के मिश्रण शामिल। क्लियर है ना। एलपीजी हमने यहाँ बात कर ली, दिखता कैसा है, होता कैसा है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे सिलेंडर में, फुल फॉर्म क्या होती है, दो नाम कौन से होते हैं इसके, अलोंग विद इट इसमें कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी गैस का मिश्रण प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जब भी सिलेंडर में वाल्व रेगुलेटर की मदद से सिलेंडर को जो हम खोलते हैं ना, तो दाब में कमी के कारण ही यह एलपीजी वाष्प में बदल जाती है। ये पूछा जाता है कि जब ये तरल अवस्था में प्रेजेंट है एलपीजी हमारी सिलेंडर में, तो ये ऐसा क्यों हो जाता है कि गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हमारी जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर का जो वॉल्व होता है, इस वॉल्व की मदद से जब रेगुलेटर को खोला जाता है तब इस पे दाब लगता है, इस पे प्रेशर लगता है, और इसी प्रेशर के कारण इसकी अवस्था, एलपीजी की अवस्था वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। ये किससे, तरल अवस्था से उठकर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। एलपीजी क्यों प्रयोग में लाई जाती है, इससे रिलेटेड एक सवाल आ जाता है कि यह एक उच्च कैलोरी मान वाला ईंधन है, उच्च कैलोरी मान वाला ईंधन है। ठीक है, इतनी कैलोरीज होती हैं इसमें एलपीजी में, यही कारण है एलपीजी बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है। धुआं नहीं होता है किसी भी प्रकार का, किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं होती है, प्रदूषण रहित होती है, स्वच्छ और मतलब एक स्वच्छ ईंधन है। इसके साथ साथ इसे एकत्रित करना सुविधाजनक होता है। यही कारण है कि आजकल एलपीजी सिलेंडर्स ही प्रयोग में लाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रसोई गैस किसका मिश्रण है। देखिए मैंने कहा था ना अपने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते टाइम कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के आरआरबी के पेपर में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि रसोई गैस किसका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन और प्रोपेन, मेथेन और इथिलीन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ सही जवाब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्रक क्या है। हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अभ्रक होता क्या है। अभ्रक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइका, अभ्रक जिसे हम इंग्लिश में माइका के नाम से जानते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं, इसकी प्रॉपर्टी पूछी जा रही है बेसिकली। तो यहाँ ऑप्शंस हैं, विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, ऊष्मा का खराब तथा विद्युत का अच्छा चालक,
दोनों ऊष्मा तथा विद्युत का अत्यधिक खराब चालक, या फिर ऑप्शन डी ऊष्मा का अच्छा चालक तथा विद्युत का खराब चालक। ऐसे मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसे ऑप्शंस को कायदे से पढ़ा करिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। आपने हल्का सा ऊपर नीचे पढ़ा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सही जवाब है अभ्रक क्या है, माइका क्या है। ऊष्मा की तो अच्छे चालक है, गर्मी की अच्छी चालक है, पर विद्युत का खराब चालक है माइका। माइका के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं माइका की। माइका हमारा बहुउपयोगीय खनिज होता है, बहुत अलग अलग चीजों में इस्तेमाल में लाई जाती है माइका। ये आग्नेय होता है, और आग्नेय जो चट्टानें होती है हमारी, आग्नेय चट्टानों से खंडों के रूप में पाया जाता है। ये बहुत पतली पतली परतों में भी चीरा जा सकता है। माइका माइका की प्रॉपर्टी होती है ये, कि यह बहुत ज्यादा पतली पतली परतों में भी चीरा जा सकता है, मतलब बहुत पतली पतली परत भी आप बना सकते हैं माइका की, जो कि जो जनरल हमारे जितने भी खनिज हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं। रंग रहित होता है, हल्के पीले, हरे या काले रंग का हो सकता है ये, और एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। जटिल सिलिकेट यौगिक है माइका, जटिल सिलिकेट यौगिक है माइका, ये पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही थी कि अभ्रक हमारा होता क्या है, माइका हमारी होती क्या है। हमने जान लिया कि ऊष्मा की अच्छी चालक है, विद्युत का खराब चालक है। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं बता दूं कि अभ्रक हमारा एक खनिज है, हम जान चुके हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें सिलिकॉन प्रेजेंट होती है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के अंश पाए जाते हैं माइका में। देखिए, अगर आप विज्ञान की बात करें तो माइका दो प्रकार की होती है, जो हमारी होती है अब पैरो मैग्नीशियम अभ्रक और क्षारीक अभ्रक। और आयुर्वेद के अनुसार माइका चार प्रकार की होती है, पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। जल आपूर्ति के लिए, अगर जल है आपके पास, उसको आप पेयबल कैसे बनाएंगे, ड्रिंकेबल कैसे बनाएंगे, पीने योग्य कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास गंदा जल है तो साहब उसको किस प्रकार से आप प्रयोग में लाएंगे, किस प्रकार से आप उसको क्लीन करेंगे, शोधन कैसे किया जाएगा उसका। तो ऑप्शन हमारे पास चार है, क्लोरीनीकरण कर दें, आसवन कर दें, फिल्टर कर दें, या निस्तारण कर दें। तो यहाँ हमारे पास सही जवाब है जल का अगर आप क्लोरीनीकरण करते हैं तो जल आपूर्ति के लिए आप जल के शोधन कर सकते हैं क्लोरीनीकरण के द्वारा, और जल को आप फर्दर यूज में ला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं जल को। देखिए, जल क्लोरीनीकरण क्या होता है दोस्तों, पानी में जब क्लोरीन या सोडियम हाइपोक्लोराइड, पानी में जब भी क्लोरीन या पानी में जब भी क्लोरीन या सोडियम हाइपोक्लोराइड, इन दोनों में से या ऐसे जो भी क्लोरीन यौगिक मिलाने की प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोरीनीकरण। और जो क्लोरीनीकरण है, इस विधि को आप उपयोग में लाते हैं ताकि आप पानी में अगर कोई बैक्टीरिया है, वायरस प्रेजेंट है पानी में, या कोई अन्य रोगाणु प्रेजेंट है पानी में, इन्हें मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। विशेष रूप से जो हमारा क्लोरीनीकरण है, इसे आप हैजा, पेचिस या टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियां, मतलब जल के द्वारा फैलने वाली, या जल अगर आप इनसे अफेक्टेड पानी आप अगर पी लेंगे तो आप तक की बीमारियां पहुंच जाएंगी। कौन सी हैं, यहाँ एक सवाल और बन गया, आपसे पूछ लिया जाए कि जल जनित बीमारियां कौन सी है, चार ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें से एक ऑप्शन हो हैजा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा हैजा। तो हैजा, पेचिस और टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कौन सा प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं क्लोरीनीकरण। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ क्या है। नाइट्रोजन का द्रवीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन, नाइट्रोजन का अमीनों में परिवर्तन, या फिर वायुमंडल के नाइट्रोजन का पिंडन। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। वायुमंडल में जो आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका आप जरूरी यौगिकों में अगर परिवर्तन कर देते हैं तो इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण। देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं आपको जो भी टफ ऐसे वर्डिंग्स हैं उनके इंग्लिश टर्म्स इसलिए बताती जाती हूँ ताकि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आप रिवीजन कर रहे हैं, उसमें हिंदी नहीं दी हुई है, तो आप फंस ना जाए, आपको स्पेशली उसको सर्च ना करना पड़े गूगल पे। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया जान लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है दोस्तों
जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में, मतलब हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन मतलब N2 या फिर अमोनियम NH4 पॉजिटिव या जीवों के लिए लाभदायक अन्य अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है इन्हें, मतलब N2 को और NH4 पॉजिटिव को जीवों के लिए प्रयोग में लाने के लिए लाभदायक अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, या फिर नाइट्रोजन और अक्रिय गैसों की उपस्थिति में। तो यहाँ हमारा सही जवाब है वायु की अनुपस्थिति में, मतलब जब आपकी वैक्यूम वाली सिचुएशन होती है जहां पे वायु आपकी प्रेजेंट नहीं है, वायु अनुपस्थित है, ऐसी सिचुएशन में का क्या बनाया जाता है, किस चीज को? लकड़ी जलाने के लिए, काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, लकड़ी का कोयला हो गया हमारा, या फिर काठ कोयला हो गया, या हमारा चारकोल हो गया, चारकोल हो गया। ठीक है, ये काला भूरा सच्छिद्र ठोस पदार्थ है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉपर्टी बेसिक क्या होती है कोयले की। ये काला भूरा या फिर सच्छिद्र सच्छिद्र ठोस पदार्थ है जो लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके, अर्थात जलाते हैं जब आप लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जला के उसमें से जल एवं अन्य वाष्पशील पदार्थों को निकालकर बनाया जाता है। यहाँ एक पॉइंट और आता है कि काष्ठ कोयला बनाने की, लकड़ी को जला के वायु की अनुपस्थिति में काष्ठ कोयला बनाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है ऊष्मा विघटन। ऊष्मा विघटन की प्रक्रिया होती है काष्ठ कोयला बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, और चारकोल में दोस्तों जो कार्बन की उच्च मात्रा होती है, चारकोल में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, उच्चतम मात्रा पाई जाती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कितनी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। जंतु चारकोल प्राप्त होता है किससे? हड्डियों के भंजक आसवन से। ऑप्शन बी, वायु के संपर्क में जंतुओं की हड्डियों के जलने से, जंतुओं के मांस के जलने से, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। तो यहाँ सही जवाब हमारा, कोयले की बात हो रही है, चारकोल की बात हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि वायु की अनुपस्थिति है, और यही वायु की अनुपस्थिति को याद रखना आपको सही आंसर तक पहुंचा देगा कि वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों को अगर आप जलाते हैं तो उससे आप क्या बना लेंगे? जंतु चारकोल, जिसे आप पशु चारकोल या फिर हड्डी, देखिए पशु चारकोल के नाम से भी जाना जाता है, जंतु चारकोल पशु चारकोल दोनों सेम ही है। हड्डियों के शुष्क आसवन द्वारा प्राप्त कार्बन युक्त अवशेष होता है। अवशेष क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपने हड्डियां जला दी, जंतुओं की हड्डियां आपने जलाई हैं, तो ये ऑफकोर्स अवशेष कहलाएगा। तो जब भी हड्डियों के शुष्क आसवन किया जाता है, इसके द्वारा जो कार्बन युक्त अवशेष पाए जाते हैं, इसे आप किस नाम से जाने जाता है, किस नाम से जानते हैं? जंतु चारकोल के नाम से। इसमें 10% कार्बन होती है, जंतु चारकोल की बात कर रही हूं मैं, 10% कार्बन होती है, शेष इसमें कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है इसमें 80%, 80%। और इसके अलावा देखिए और भी कई अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि मूल रूप से हड्डियों में मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए, और हाँ, जंतु चारकोल क्यों बनाया जाता है? इसको मेन रूप से गोंद और जिलेटिन उद्योगों में प्राप्त अवशेषों से किया जाता है। जितने भी गोंद या जिलेटिन उद्योग है, इसमें जो अवशेष प्राप्त किए जाते हैं, इन्हीं अवशेषों को प्रयोग करके जंतु चारकोल बनाया जाता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है समकाल पक्वता, भिन्न काल पक्वता, ग्रिटोनोगेमी या फिर जेनोगेमी। देख लेते हैं सही जवाब हमारा क्या है दोस्तों। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, गिटोनोगेमी। देखिए, एक फूल के जो पराग कोश होते हैं, एक फूल के जो पराग कोश होते हैं, एक फूल के परागकोश से दूसरे पौधे के, एक फूल के परागकोश से, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, फूल के परागकोश से दूसरे पौधे के पराग कणों के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को हम कहते हैं जेनोगेमी। ठीक है, जेनोगेमी एक क्रॉस परागण है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का प्रकार है। और मैं इसमें आपको
एक बात और बता दूं, देखिए पहला मैंने अभी आपको बताया था किसके बारे में, कि जेनोगेमी क्या होता है, जेनोगेमी। अब हम बात करते हैं गेटोनोगेमी क्या होता है। गेटोनोगेमी हमारा, गेटोनो जिसमें गेटोन का मतलब होता है पड़ोसी, समझना आसान कर देती हूँ आपका, गेटोन का मतलब होता है पड़ोसी, और गेमिन, गेमिन का मतलब होता है विवाह करना। अब देखिए समझाती हूँ, एक प्रकार का स्वपरागण है ये, सेल्फ पॉलिनेशन का प्रकार होता है। गिटोनोगेमस जो भी परागण है, ये कभी कभी इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो निषेचन होता है ये गिटोनोगेमी से अलग कर दिया जाता है। यदि कोई पौधा है जो स्वसंगत है तो गिटोनोगेमी बीज उत्पादन को कम कर सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर कोई भी पौधा स्वयं परागण की प्रक्रिया फॉलो कर रहा है, जिसमें क्या किया जाएगा, गिटोनोगेमी द्वारा उसके बीज उत्पादन को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा कम किया जा सकता है। कौन सा फल नट है, मूंगफली, सुपारी, अखरोट, काजू। सुनने में तो सभी नट लग रहे हैं पर यहाँ सही जवाब है काजू। काजू एक नट है, काजू एक बीज होता है। इसके वृक्ष का फल लाल रंग का होता है, इसके वृक्ष का फल लाल रंग का होता है जिससे खाया नहीं जाता। ठीक है, काजू के जो वृक्ष का फल होता है लाल रंग का होता है और इसे खाया नहीं जाता। इसके बीजों पर कड़ा आवरण होता है और इसी आवरण को दोस्तों हटाने के बाद आप काजू मिलता है आपको। इस काजू को आप खा सकते हैं, ये खाने लायक होता है, कंज्यूमेबल होता है। काजू एक फल भी है और बीज भी है। आपसे अगर पूछ लिया जाता है, चार ऑप्शन दिए जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा एक फल भी है बीज भी है, तो आप सही जवाब लगा कर आएंगे काजू। काजू हमारा एक फल भी है और बीज भी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूणपोष, मध्य फल भित्ति, अतः फल भित्ति या फिर बाहरी फल भित्ति। देख लेते हैं सही जवाब। नारियल में जो खाने लायक ईटेबल कंज्यूमेबल कौन सा पोर्शन होता है, कौन सा भाग होता है, तो खाने लायक खाने योग्य भाग होता है नारियल का, वो होता है ऑप्शन ए, दैट इज भ्रूणपोष। देखिए भ्रूणपोष को नारियल पानी के भीतर शुरू में ही निकाल दिया जाता है। नारियल पानी के अंदर जो भ्रूणपोष होता है इसे शुरू में निकाल दिया जाता है, लेकिन परिपक्व हो चुका होता है और इसी परिपक्वता के कारण जो भ्रूणपोष होता है इसकी कोशिका परत भित्ति के साथ जमा हो जाती है। अतः फल भित्ति की यह परत नारियल के मांस के रूप में खाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो नारियल होता है इसमें बीच में पानी प्रेजेंट होता है और इसके चारों ओर की लेयर होती है ना, ये व्हाइट कलर की लेयर कहलाती है, जिसे आप नारियल की मलाई भी कई लोग बोलते हैं। और इसे ही हम कहते हैं जो भ्रूणपोष होता है नारियल का, ये जम जाता है। मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सबसे बाहरी लेयर हो गई हमारी, ये कहलाती है एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ होता है हस्क, जो हमारा मीजोकार्प होता है, मीजोकार्प होता है। यहाँ आ जाती है पेयरिंग टेस्टा जिसे हम बोलते हैं। ये होती है हमारी कैविटी, ये जो बीच का पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं कैविटी विद कोकोनट वाटर। यहाँ हमारा पानी प्रेजेंट होता है, कोकोनट का नारियल पानी प्रेजेंट होता है। और ये हमारी होती है एंडोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, इसके अलावा एंडोस्पर्म कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो बीच का एरिया होता है सारा, इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, क्लियर है इतना। और देखिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, हम हमारी पूरी बैंकिंग ड्रीम्स की टीम अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रही है दोस्तों कि आप तक सारे सवाल अच्छे से ला सके, अच्छे से आपको समझा सके। पर ऐसे में कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो फील फ्री, फील कंफर्टेबल टू आस्क अस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं नारियल के पेड़ के आपको। तो नारियल का पेड़ का जो वानस्पतिक नाम होता है दैट इज कोकोस न्यूसीफेरा। कोकोस न्यूसीफेरा नाम होता है नारियल के पेड़ का वानस्पतिक नाम, साइंटिफिक नेम आप कह सकते हैं। और यह ताड़ परिवार से, ताड़ वृक्ष के परिवार से संबंधित है, ताड़ परिवार से संबंधित है हमारा नारियल का पेड़। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, आवर्त बीजी पौधों के बीच में क्या होता है। जो हमारे आवर्त बीजी पौधे हैं इनके बीच में क्या पाया जाता है, केवल बीज पत्र होता है, केवल भ्रूणपोष होता है, केवल प्लूम्यूल और रेडिकल होता है, या फिर सुप्त एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सुप्त एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, जो हमारे आवर्त बीजी पौधे होते हैं इनमें। ठीक है, देखिए दोस्तों आवर्त बीजी पौधे क्या होते हैं, बेसिकली बात कर लेते हैं। जो फूल होते हैं आवर्त बीजी में, आवर्त बीजी जो पौधे होते हैं इनमें जो फूल होते हैं ना, ये कार्य करते हैं प्रजनन की इकाई के तौर पे, ये कार्य करते हैं प्रजनन की इकाई के तौर पे, क्योंकि इसमें नर और मादा प्रजनन अंग दोनों होते हैं, नर और मादा प्रजनन अंग दोनों प्रेजेंट होते हैं। पेस्टल या फिर
कार्पेल मादा प्रजनन अंग होते हैं और इसमें निम्न शामिल होते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे निम्न कौन से हैं, निम्नलिखित है यहाँ पे। स्टिग्मा, मैंने आपको नाम बता दिया ना कि पेस्टल और, लिख देती हूँ, पेस्टल और कार्पेल हमारे होते हैं मादा प्रजनन अंग, और स्टिग्मा हमारा होता है पराग प्राप्त करने वाला अंग, जो कि हमारा मेल अंग होता है। स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है हमारा पराग प्राप्त करने वाला अंग। अंडाशय होता है जहां अंडे का उत्पादन होता है, अंडाशय होता है जहां अंडे का उत्पादन होता है। इसके अलावा स्टाइल होता है जो कि स्टिग्मा और अंडाशय को आपस में जोड़ता है। स्टिग्मा और अंडाशय को आपस में क्या जोड़ता है, कौन सी पाइप जुड़ती है, उसे हम कहते हैं स्टाइल। ठीक है, देखिए स्टेमिन, इसमें स्टेमिन क्या होता है, स्टेमिन एक पुरुष प्रजनन अंग होता है। इसमें एक लंबा फिलामेंट और एक एंथर होता है जो कि पराग पैदा करने का काम करता है, और पराग हमारा प्राप्त किसके द्वारा किया जाता है, स्टिग्मा के द्वारा। स्टिग्मा पे जाकर चिपक जाता है पराग। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे पौधे जो कि बीज, जिनके बीज जो होते हैं वो फलों के अंदर ढके हुए होते हैं, उन्हें आवर्ती बीजी पौधे कहा जाता है। यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि आवर्ती बीजी पौधों में होता क्या क्या है, कौन कौन से अंग होते हैं, उसके अलावा बात आ जाती है कि ये होते क्या है। तो ये ऐसे पौधे होते हैं, आवर्ती बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो बीज हैं ये फलों के अंदर की तरफ ढके हुए होते हैं। ठीक है, फलों के अंदर की तरफ ढके हुए होते हैं, इन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म के नाम से जाना जाता है, मतलब एंजियोस्पर्म आवर्ती बीजी पौधों के नाम से जाना जाता है। क्लियर है इतना? यहाँ जब बात हमने करी ली है आवर्ती बीजी पौधों के बारे में, तो मैं आपको अनावर्ती बीजी पौधों के बारे में बता देती हूँ। अनावर्ती बीजी पौधे जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ये जिम्नोस्पर्म या फिर नग्न बीज, जिम्नोस्पर्म या फिर नग्न बीज, ये ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसे, मतलब पौधे या ऐसे वृक्ष के पौधों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में और फलों में बंद नहीं होते हैं। इनके बजाय छोटी छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में, मतलब नग्न अवस्था में लगे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मक्का का दाना है बीज, वास्तविक फल, भ्रूण, वास्तविक फल। सही जवाब है हमारा वास्तविक फल। मक्का का दाना एक वास्तविक फल है। अब जान लेते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, मक्के के दानों को फल कहा जाता है क्योंकि वे एक पके अंडाशय से प्राप्त होते हैं। किसी भी चीज को आप फल कब कहेंगे, जब वह पके अंडाशय से प्राप्त होती है आपको। इसी प्रकार जो हमारा मक्के के दाना होता है, मक्के का दाना हमें पके अंडाशय से प्राप्त होता है, जो कि घास पुष्प कर्म के भीतर स्थित होता है। ठीक है, और ये जो बीज होते हैं, मक्के के जो दाने होते हैं, इन फलों के जो बीज कोश होते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं दोस्तों कि इनका जो पूरा आवरण है ना, पूरे आवरण के साथ ही संलिप्त होता है, संलियत होता है, मिला हुआ होता है बीज। और इस बीज कोश को फल भित्ति भी कहा जाता है। बीज कोश को, बीज कोश को फल भित्ति भी कहा जाता है, जो मक्के के दाने के अंदर स्थित होती है। क्लियर है इतना? देखिए, अंडाणु क्या होता है, यहाँ एक पॉइंट और बन जाता है। जब हम इसके अंडाशय की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ अंडाणु क्या होता है, क्योंकि ये सवाल पूछ लिया जाता है। अंडाणु वह अंग होता है जो फूलों वाले पौधों के बीज बनाता है। जितने भी ऐसे पौधे हैं जो फूलों वाले पौधे हैं, इनके बीज बनाने का काम अंडाणु द्वारा किया जाता है। यह वह स्थान होता है जहाँ मादा प्रजनन, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, मादा प्रजनन कोशिकाएं बनती हैं और निहित होती हैं, बाद में निषेचन के बाद एक बीज में विकसित हो जाती हैं। ठीक है, और फिर यही कोशिकाएं क्या करती हैं, पक जाती हैं और एक पूर्ण रूप से वयस्क, पूर्ण रूप से विकसित पौधे का उत्पादन करती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृद्धि विलय किसकी क्रिया से बनते हैं, कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। वृद्धि विलय किसकी क्रिया से बनते हैं, वृद्धि विलय कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। अब देखिए, जान लेते हैं ये सवाल हमसे बेसिकली क्या पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, कैम्बियम क्या कार्य करता है। कैम्बियम जो है पौधों में सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं की परत, जाइलम मतलब हमारी लकड़ी, ठीक है, और फ्लोएम मतलब बास्ट, लकड़ी और बास्ट ऊतक जो तनु और जड़ों की द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, इन्हीं से
कैम्बियम द्वारा ही आपको प्राप्त होंगे। और मोटाई में वृद्धि करने का काम भी द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है, जिसे मोटाई में वृद्धि करना, लकड़ी की तने की मोटाई में वृद्धि करने का काम भी कैम्बियम करता है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परागकण का अर्थ है, सवाल हमसे पूछ रहा है कि परागकण का अर्थ क्या होता है। परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, परागकण का अंकुरण, पराग नली का बीजांड में वृद्धि, या फिर पुष्प में कीड़ों का आना। चार ऑप्शन है, देखते हैं सही जवाब हमारा क्या है। सही जवाब है परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। गलती से ये मत समझ लीजिएगा, परागकण नहीं है ये, यहाँ हमसे पूछा जाता है, फिनोमिना की बात हो रही है, परागण की बात हो रही है, परागण के प्रोसेस हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तो जब भी परागधानी से परागकण हमारा वार्तिकाग्र पर जाता है तो इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है परागण। ठीक है, देखिए ये जो प्रोसेस है परागण का प्रोसेस, ये आप हमिंग बर्ड, तितलियों या कई कीट पतंगों के खाद्य पदार्थ बनाने में भी काम आता है। क्या परागण, जो हमारे पराग कण होते हैं, ये हमिंग बर्ड, तितलियां या फिर अन्य जो कीट पतंग होते हैं, ये इन्हें अपने कंज्यूम प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने खाद्य पदार्थ की तरह इस्तेमाल करते हैं। आर्थिक रूप से भी इनका बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो मधुमक्खियां होती हैं ये इन्हीं को इस्तेमाल करके मधु का निर्माण करती हैं। फूल के अलावा ये पौधे के अन्य भागों जैसे पत्तियों या फ्लोएम उत्तकों में भी निर्मित हो सकते हैं और निर्मित होते हैं। ठीक है, परागण प्रक्रिया के बारे में हम जान लेते हैं। क्या होती है परागण प्रक्रिया, जिसके द्वारा हमारा जो पराग फूल होता है, पराग फूल का जो नर भाग होता है ये मादा भाग की ओर बढ़ता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है परागण। यह प्रजनन की प्रक्रिया होती है। इसमें पहला कदम आप कह सकते हैं, जो प्रजनन की हमारी प्रक्रिया होती है उसका पहला कदम यही होता है, जब एक पराग फूल का नर भाग मादा भाग की ओर बढ़ता है, और इसी प्रक्रिया को हम जानते हैं किस नाम से, परागण के नाम से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं, चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। अपरिपक्व बीज, ठीक है, बीज रहित फल, बिना परागण और निषेचन के बना फल, केवल बीज फल नहीं। यहाँ सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, बिना परागण और निषेचन के बना फल। अनिषेक फल वह होता है जिसमें परागण की प्रक्रिया और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधों में फलों का विकास बिना निषेचन के सीधे अंडाशय से हो जाता है, बिना निषेचन के सीधे अंडाशय से हो जाता है कुछ फल पौधों में फलों का निर्माण, और इन्हें ही पार्थेनोकार्पी, जिन्हें अनिषेक फलन कहा जाता है, अनिषेक फलन कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है इसी प्रक्रिया को। और आमतौर पर इसमें जो फल बीज होता है, ये मतलब जो हमारा फल होता है ये बीज रहित होता है, फल हमारा बीज रहित होता है। और ये प्रक्रिया किसमें किसमें देखी जाती है, केला, अनानास, संतरा, केला, अनानास, संतरा, पपीता, अंगूर आदि पार्थेनोकार्पी के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज किससे बनता है, भ्रूण से, भ्रूणकोश से, अंडाशय से, या फिर बीजांड से, किससे बनता है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, बीज किससे बनता है, इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए जब एक पौधे को निषेचित किया जाता है, जब एक पौधे को निषेचित किया जाता है तो बीजांड जो हमारा होता है ये एक बीज के रूप में विकसित हो जाता है, बीजांड हमारा बीज के रूप में विकसित हो जाता है, किसके तत्पश्चात, निषेचित के प्रोसीजर जब होता है इसके बाद। ठीक है, एक परिपक्व बीजांड जो हमारा होता है ये खाद्य उत्तक से बना होता है, ये एक या दो भविष्य के बीज कोट से घिरा होता है, जिसे हम किस नाम से जाने जाता है, किस नाम से जानते हैं, अध्यावरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा परिपक्व बीजांड है ये एक खाद्य उत्तक होता है और ये किससे घिरा हुआ होता है, तो ये हमारे पास सही जवाब आएगा, अध्यावरण के द्वारा घिरा हुआ होता है। चलिए देखिए यहाँ एक नाम आता है, बार बार लास्ट क्वेश्चंस में भी आ रहा था, वार्तिकाग्र। तो जो हमारा स्त्री केसर के इस क्षेत्र में पराग का अंकुरण किया जाता है वार्तिकाग्र के द्वारा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीमोफीलिया रोग है जो अनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है, कैल्शियम की कमी से होता है, रुधिर की कमी से होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है। हीमो
हीमोफीलिया रोग, ठीक है। देखिए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल भी वेडनेसडे बुधवार 17 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा हमारा वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। और यह बेसिकली हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है इस दिवस को। ठीक है, अब जान लेते हैं हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है। देखिए हीमोफीलिया एक जीन में उत्परिवर्तन, हीमोफीलिया एक जीन में उत्परिवर्तन या परिवर्तन के कारण होता है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग कारक प्रोटीन बनाने के निर्देश प्रदान करता है। देखिए हीमोफीलिया आपको कब हो जाता है, हीमोफीलिया किसी भी मनुष्य को कब हो जाता है? हमारे खून में प्रॉपर्टी होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हमारे खून में प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि खून को, अगर आपके कहीं चोट लग जाता है तो थोड़े समय बाद आप देखते हैं खून का बहना, खून का स्त्राव खुद ब खुद रुक जाता है, थक्का बन जाता है खून का। तो आपके खून में अगर उस प्रोटीन की मात्रा खत्म हो जाती है या अत्यधिक कम हो जाती है, खून का थक्का आपका बनना बंद हो जाता है, तो यह रोग कहलाता है हीमोफीलिया। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जिसे आप कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग आपकी नहीं हो पाती है। और ये जो परिवर्तन होता है इसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, प्रोटीन ठीक से कार्य नहीं कर पाता है, पूर्ण रूप से गायब हो जाता है रक्त में से। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ हमने पढ़ा कि हीमोफीलिया रोग हमारा अनुवांशिक रोग है, लिंग संलग्न तो है ही, इसके साथ साथ अनुवांशिक ही रोग है। अनुवांशिक विकार कौन से होते हैं मैं बता देती हूँ, उसका मतलब क्या है। अनुवांशिक विकार तब होते हैं जब कोई भी उत्परिवर्तन आपके जीन को प्रभावित करता है। जब भी कोई ऐसा परिवर्तन या उत्परिवर्तन हो जाता है आपकी बॉडी के सिस्टम में जो कि आपकी जीन को इफेक्ट कर देता है, तो ऐसी अवस्था कहलाती है अनुवांशिकी विकार हो जाता है आपको। ठीक है, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर पिता ए रुधिर वर्ग, मतलब जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप ए है, रुधिर का मतलब होता है ब्लड, खून, ठीक है। तो अगर पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? केवल ए, केवल बी, केवल ए बी, या फिर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, मतलब ये चारों हो सकते हैं। तो हमारे पास सही जवाब है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, चाहे ओ निगेटिव हो या ओ पॉजिटिव हो, या फिर ए बी भी हो सकता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए दोस्तों सवाल हमारा हमसे बोल रहा था कि अगर माता और पिता दोनों का रक्त समूह हमारे पास ए और बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ए और बी है, तो बच्चों का जो संभावित रक्त समूह होगा वो ए बी या फिर ए बी होगा। ठीक है, जो हमारे रक्त समूह होते हैं ये ए बी आई बी हो सकते हैं, हमने बात कर ली। जो हमारे एलील होते हैं ना, ये जो 3 एलील हमें दिए गए हैं ए बी ओ, ये छह छह अलग अलग, ठीक है, 6 अलग अलग संयोजन संभव है इनके, ए बी और ओ के 6 अलग अलग संयोजन संभव है। और इसीलिए जो हमारा मानव एबी और रक्त प्रकारों के कुल 6 अलग अलग जीनोटाइप बने सकते हैं। और इन जीनोटाइप का नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं पिता और माता का वर्ग, लिखती जाऊंगी आपको समझाती जाऊंगी। देखिए पिता का वर्ग, माता का रुधिर वर्ग और बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। देखिए अगर ए साथ में कंबाइन कर रहा है तो ए या ओ हो सकता है, अगर ए बी कर रहा है तो ए बी, ए बी या फिर ओ हो सकता है, अगर ए और ए बी कर रहा है तो ए और ओ हो सकता है, यदि ए और ओ कर रहा है तो ए और ओ ही रहेगा, अगर बी और बी कर रहा है तो बी और ओ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए ये हमने बात कर ली रुधिर वर्ग के बारे में, मैंने आपको डीपली समझा दिया। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो लाइक आई ऑलवेज से वी आर 24/7 अवेलेबल हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप कौन सा है? टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने मोस्ट लगा लीजिए कम है इस सवाल में, कि सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाला रक्तदाता रक्त ग्रुप कौन सा है? कौन सा कोई पर्सन ऐसा है जो किसी भी अदर ब्लड ग्रुप वाले इंसान को अपना ब्लड दे सकता है, तो उसका रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? ए बी या फिर ओ? यहाँ सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज उसका ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए, ओ में ओ निगेटिव। ठीक है, देखिए ओ निगेटिव रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ सार्वधिक रुधिर दाता नहीं, अगर आपके पास लिखकर आ जाए सार्वभौमिक दाता के नाम से भी जाना जाता है। सार्वभौमिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पे भी सही जवाब हो जाएगा आपका ओ निगेटिव। देखिए
ओ रक्त समूह जो हमारा होता है, इसमें आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। जो आरबीसी की सतह होती है, इस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और इसी के अलावा आप देख लें कि जो हमारा ए बी रक्त समूह वाले लोग हैं, इसमें सार्वभौमिक ग्राही माना जाता है इन्हें। मतलब जो ए बी वाले रक्त समूह के लोग हैं, ये किसी से भी खून ले सकते हैं। ओ नेगेटिव किसी को भी खून दे सकते हैं, ए बी किसी से भी खून ले सकते हैं। एक सबसे ज्यादा दाता है, एक सबसे ज्यादा ग्राही है। ठीक है, चलिए। और ऐसा क्यों होता है एबी के केस में? क्योंकि एबी की रक्त समूह में जो आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर दोनों एंटीजन होते हैं, वो किसी भी प्रकार के दूसरे ग्रुप के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। और जो आप पूछ लिया जाता है कई बार, आरसीबी की रेंज पूछ ली जाती है, आरबीसी की। जो पुरुष के ब्लड होता है, इसमें 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होने चाहिए प्रति 1 माइक्रो लीटर। ठीक है। फीमेल्स की बात आती है, महिलाओं में, तो 4.2 से लेके 5.4 मिलियन। और बच्चों में 4 से लेके 4.0 से लेके 5.5 मिलियन पर 1 माइक्रोलीटर तक आरबीसी प्रेजेंट होने चाहिए। ये हेल्दी ब्लड आरबीसी रेट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लारमंड स्टार्च के बारे में, कि स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनता है। स्टार्च को अगर जल अपघटित कर दिया जाए तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज बनता है, फ्रुक्टोज बनता है, या फिर एसिटिक अम्ल बनता है। तो ये हमारे पास यहाँ सही जवाब है, ग्लूकोज बनता है। देखिए स्टार्च की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेक्रिहाइड होता है, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, जो पौधों में कणों के रूप में होता है। ठीक है, पौधों में कणों के रूप में होता है स्टार्च, मुख्य रूप से बीज, फल, कंद और पौधों की जड़ों में पाया जाता है स्टार्च। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पौधों के कौन से हिस्से, कौन से भाग ऐसे हैं जहाँ पे स्टार्च पाया जाता है, तो आप लिख देंगे, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, बीज, फल, कंद और पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह है 2 पॉलीसेक्राइड जो कि होते हैं हमारे एमिलोस 20%। ठीक है, एमिलोस की मात्रा होगी 20%, और एमिलोपेक्टिन जो होता है हमारा 80%। इन दोनों के मिश्रण से बनता है हमारा क्या? स्टार्च। ठीक है, और एमिलोपेक्टिन अघुलनशील होता है, जबकि एमिलोस पानी में घुलनशील होता है। एमिलोस वाटर में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, घुलनशील होता है, जबकि हमारा एमिलोपेक्टिन घुलनशील नहीं होता है। एमिलोज और एमिलोपेक्टिन दोनों ग्लूकोज के बहुलक होते हैं, ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें मैं आपको बता दूं कि स्टार्च के जल अपघटन की बात हो रही थी। तो स्टार्च का जो जल अपघटन होता है किस प्रकार से होता है? देखिए, जो हमारे गर्म तनु अम्लों के साथ जल अपघटन होता है, इसमें स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यह 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि स्टार्च जब डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट होता है, डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित होता है, तो तापमान क्या होता है? तापमान होता है हमारा 200 से 250 डिग्री सेल्सियस। और जल अपघटन का प्रोसेस लिख देते हैं, प्रक्रिया लिख देते हैं, हाइड्रोलिसिस जिसे कहा जाता है, कि हाइड्रोलिसिस कैसे होता है स्टार्च का, लारमंड का। तो यहाँ हमारे पास है, देखिए मैं फॉर्मूला के साथ लिख देती हूँ, C6H10O5N जो हमारा होता है स्टार्च, इसको आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपका बना C6H10O5X जो आपका हो गया डेक्स्ट्रिंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसको फर्दर आपने H2O इसमें रिएक्ट करवाया, H2O ऐड किया, तो C12H22O11 बना, जो फॉर्मूला होता है हमारा माल्टोस का। और फर्दर H2O की प्रेजेंस में ग्लूकोज मिल गया हमें C6H12O6। इस एक सवाल में से कई सवाल बनते हैं आपके पास। इसमें माल्टोस, ग्लूकोज, डेक्स्ट्रिंस और स्टार्च का फॉर्मूला आ गया, पूरा प्रोसीजर आ गया कि कौन सा प्रक्रिया, कौन सी स्कीम इस्तेमाल की जाती है जब भी
स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है। इसके अलावा आपको पता चल गया कि कौन सा तापमान होता है जब स्टार्च स्टार्च हमारा डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित होता है, तो क्या तापमान होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वसन प्रक्रम में वायु के जी घटक का प्रयोग होता है, वह है जिस घटक का प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैस। सही जवाब है हमारा ऑक्सीजन। बहुत बेसिक कॉमन सेंस का जवाब है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी वायु सबसे ज्यादा इस्तेमाल में की जाती है, कौन सी गैस है, ठीक है, कौन सी गैस ऐसी है जो कि हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, तो ये गैस हमारी हो जाती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूजल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ सही जवाब हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है एल्यूजन की गोलियों में, इसलिए यह अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है एल्यूजन की गोलियां जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाली धातु सोना, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर लोहा। सही जवाब हमारा तांबा। तांबा सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया गया है अभी तक मनुष्य द्वारा, और मनुष्य द्वारा अभी भी लगातार सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। आर एच फैक्टर पहले जान लेते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, आर एच रक्त समूह जो हमारी होती है, आर एच फैक्टर, आर एच रक्त समूह एक ऐसी प्रणाली होती है जो कि मानव रक्त समूह प्रणाली है हमारी। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर प्रोटीन होता है। एबीओ रक्त समूह प्रणाली के बाद आधान प्रतिक्रियाओं में इस्तेमाल में लाई जाती है। ठीक है, ये होता है हमारा आर एच फैक्टर। इसके खोजकर्ता थे लैंडस्टेनर एंड वीनर। ठीक है, लैंडस्टेनर एंड वीनर है हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र, कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जा सके। द्रव घनत्व मापी, बैरोमापी या फिर आर्द्रता मापी या ऊंचाई मापी। तो हमारे पास सही जवाब है बैरोमापी। बैरोमापी ऐसा यंत्र है जिसको इस्तेमाल में लाके वायुमंडलीय दाब को मापने का, कैलकुलेट करने का काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्यों। हमारे शरीर पे अगर वायुमंडल का दाब ऑफकोर्स बहुत ज्यादा लगता है, फिर भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों होता है। हम इसके अभ्यस्त हैं। हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत हैं कि इस दाब को सहन कर सकती हैं। हमारे सर का क्षेत्रफल बहुत कम है। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। हमारे शरीर में जो रक्त का दाब है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यही कारण है कि जो भी वायुमंडल हम पे दाब लगाता है, इतना अधिक दाब होने पर भी हम उस दाब को महसूस नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का अधिकतम भार वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा। तो यहाँ सही जवाब हमारा आ जाता है ऑप्शन डी, निर्वात में होगा। देखिए, निर्वात क्या होता है, बेसिकली पदार्थ से खाली एक ऐसा आयतन होता है, पदार्थ रहित या पदार्थ से खाली एक आयतन होता है जिसे कभी कभी मुक्त स्थान भी कहा जाता है। मुक्त स्थान भी कहा जाता है किसे, निर्वात को। और इसी निर्वात में किसी पिंड का भार सबसे ज्यादा अधिक होगा। देखिए दोस्तों, जब किसी पिंड को किसी माध्यम में रखा जाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा हमारा होता है उत्प्लावन बल। अब ये दोनों जो बल हैं, दो बल, गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन बल, ये दोनों बल विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। और जो पिंड होता है इसका शुद्ध भार इन बलों का अंतर होता है। अगर आपको किसी पिंड का कभी भार निकालना है तो उस पे जो दोनों बल लग रहे हैं, इन दोनों बल को आपस में माइनस कर दीजिए, इन दोनों को अंतर निकाल लीजिए, तो आपको उस पिंड का भार निकल कर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्न भिन्न धातुओं के बने एक एक किलोग्राम के 4 घन जल में तोले जाएं तो ऑप्शन ए प्रत्येक का भार एक ही होगा, ऑप्शन बी न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, ऑप्शन सी न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। यहाँ सही जवाब है और ऑप्शन बी, मतलब न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। मतलब जो घन है जिसका घनत्व सबसे कम है, मिनिमम है, उसका भार भी मिनिमम होगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इसमें जान लेते हैं कि हमारा भार क्या होता है। देखिए,
किसी भी वस्तु पर जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप लगता है तो उस गुरुत्वाकर्षण के माप को हम भार या वजन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी तत्व प्रेजेंट है हमारी पृथ्वी पर, उनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हर वस्तु पर लगता है। यही कारण है कि किसी भी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुपाती होता है। भार की एसआई यूनिट क्या होती है, मैं बता देती हूँ। भार की एसआई यूनिट जो है बल की एसआई यूनिट के बराबर होती है। भार किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल दैट इज स्मॉल जी का परिणाम होता है। ठीक, एक टर्म और आई है यहाँ पे हमारे पास, घनत्व। घनत्व क्या होता है हम पहले बात कर चुके हैं, पर कोई नहीं, दोबारा समझ लेते हैं। किसी भी पदार्थ के जो इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल डी से निरूपित करते हैं दोस्तों। और जब घनत्व अलग अलग होता है और अलग अलग रंग के द्रव कांच के एक नलिका में मानिए आपने रख दिए, अलग अलग द्रव घनत्व है उनका, अलग अलग रंग के हैं, तो जो सबसे हल्का होगा मतलब सबसे कम घनत्व वाला द्रव होगा सबसे ऊपर होगा, सबसे भारी जो घनत्व वाला द्रव होगा वो सबसे नीचे होगा। और यही कारण है कि जो भी धातु है, अगर 1-1 किलोग्राम की आपने 4 घन रख दिए अलग अलग जल में, तो जिनका घनत्व कम होगा उनका भार भी कम होगा, सबसे ज्यादा कम होगा। यही कारण है तो सबसे ऊपर तैरेंगे, वह द्रव सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह झील में नीचे डूबता है उस पर उत्प्लावन बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर एक समान रहता है। यहाँ जवाब है हमारा एक समान रहता है। तो देखिए उत्प्लावन का इस बात में फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी झील में अगर एक पत्थर फेंक देंगे तो वह जैसे जैसे नीचे जल में जाता जाएगा उस पर उत्प्लावन जो होगा वह सेम रहेगा, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है जान लेते हैं। देखिए, एक बार दोस्तों जब पत्थर पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, मतलब पानी में पूरी तरीके से डूबना स्टार्ट कर देता है, तो उत्प्लावन बल अब अपरिवर्तित रहने लगता है, समान रहता है, क्योंकि जो विस्थापित होने वाली पानी का आयतन है वह सेम रहता है। उत्प्लावन बल इस बेसिस पे चेंज होता है। अगर पानी का आयतन चेंज होता रहेगा तो उत्प्लावन बल भी परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन चूंकि पानी का जो आयतन है वह अपरिवर्तित रहता है, यही कारण है कि उत्प्लावन बल भी चेंज नहीं होता है। देखिए, उत्प्लावक बल द्रव द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत एक वस्तु पर कार्य करने वाला एक बल होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको नहीं पता है कि उत्प्लावन बल क्या होता है, तो आप जान लें कि उत्प्लावन बल बेसिकली लास्ट क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया है कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है हम पर, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में किसी वस्तु पर जो बल कार्य करता है, जो बल लग रहा है, वह बल कहलाता है उत्प्लावन बल। और ये आंशिक रूप से या पूरी तरह से द्रव में डूबा हुआ है। जब भी कोई पिंड या आप कह सकते हैं कोई पत्थर पूर्ण रूप से द्रव में डूबा हुआ है तब बात हो रही है ये। और किसी वस्तु के उत्प्लावक जो बल होता है ना, इसको परीक्षण करने के लिए इसे द्रव में आप पहले डुबो दीजिए और इसे तैरने या उठने की प्रवृत्ति इसमें खुद ब खुद आ जाएगी। क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल दोनों सेम लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं तक था। हम अपने टॉप 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी मोटिवेटेड हैं। एंड लाइक आई ऑलवेज से, जब भी कोई री एग्जाम होता है तो उस री एग्जाम का पेपर जो हमारा नॉर्मल एग्जाम था, प्रीवियस एग्जाम था, उसके पेपर से कुछ लेवल टफर हमेशा होता है। तो बाय कीपिंग दिस प्रोस्पेक्ट इन माइंड, हम आप तक जो टफेस्ट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा पूछे क्वेश्चन हैं, वही लेकर आ रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो जिससे कि। तो बाकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस सेशन को अच्छे से सुने, रिवाइज करें। जो हमारी पीडीएफ के सेट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगे हमारी बैंकिंग ड्रीम्स के टेलीग्राम चैनल पे, उनको सॉल्व करके देखें। कोई भी एरर हो, कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी क्वेरी हो, देन वी द टीम ऑफ बैंकिंग टीम्स 24/7 अवेलेबल है आप सभी के लिए। तो इसी थॉट के संग आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ एवरीवन। प्रज्ञा दुस्सा।